हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त वो चैप्टर लेके आई हूँ जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी अभी, कारतूस। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको लेकर सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। बहुत इजी है, छोटा सा है और जो नोट्स हैं वो और भी छोटे बनाए हैं ताकि आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, जो पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको भी और जो आने वाला है उसको भी। देखिए जो क्वेश्चंस है ना, बड़े स्टैंडर्ड से फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि एक आसिफउद्दौला था, ठीक है, जो राजा था, उसका भाई था सादत अली। बच्चा उसका अभी कोई था नहीं, और जब हुआ तो जो सादत अली था उसके नवाब बनने की संभावना खत्म हो गई थी, जो बेस है स्टोरी का। तो वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई कि अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे, ठीक है। तो आसिफउद्दौला का जब संतान वजीर अली हुई तो सादत अली की नवाबी की जो मनोकामना थी, जो सपना था, वो टूट गया। उसको अपनी नवाबी खतरे में दिखने लगी, अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा कि वो बेटा नहीं है उसकी बल्कि मौत बन के आया है। एक्चुअली उसके करियर का जो उसका प्लान था उसकी वो मौत उसको नजर आ रहा था, ठीक है। तो वजीर अली इसका मतलब कौन था? अवध के शासक आसिफउद्दौला का पुत्र था। तो पहले तो आपको ये फैमिली चार्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर आसिफउद्दौला, उसका भाई सादत अली और उसका जो बेटा है आसिफउद्दौला का वो है वजीर अली, ठीक है। तो बेटा होते ही चाचे की जो हुकूमत की सपने थे वो गड़बड़ा गए, राइट। अब क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, वजीर अली को ऑब्वियसली सत्ता मिल गई, इनहेरिटेड मिली। तो जब अंग्रेज थे उन्होंने वजीर अली को सत्ता से हटाया और चाचा सादत अली को अवध की गद्दी पर बिठा दिया, ठीक है। अब ये क्यों किया उन्होंने? और इसकी वजह से वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भरी थी, राइट। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का विशेष मकसद था। अब अंग्रेजों ने वजीर अली और सादत अली में से उसको क्यों चुना, सादत अली को क्यों चुना? कर्नल का मकसद क्या था? एक तो दोस्त था सादत अली उनका, तो वो होने के कारण उसके ऊपर पूरा विश्वास था कर्नल को कि भाई स्वयं तो ये ऐशो आराम का जीवन बिताएगा ही, साथ ही उन्हें भी, अर्थात जो कर्नल है उनको दौलत तथा संपत्ति देकर माला माल कर देगा और उनकी जरूरतों के अनुसार हर तरह उनकी मदद करेगा, ठीक है। तो अवध की सत्ता जो है वो सादत अली के हाथों में सौंपने से अंग्रेजों को बहुत से फायदे हुए। क्या? एक तो अंग्रेजों ने कंपनी के शासन की राह में बाधा बने वजीर अली, क्योंकि वजीर अली जो है वो एक देशभक्त था, तो उसको शक्तिहीन कर दिया। अंग्रेजों को अवध की आधी जायदाद के अलावा 10 लाख रुपए नगद भी मिले, अंग्रेजों को अनेक सुविधाएं भी मिली। और सादत अली अंग्रेजों का चाटुकार था, वे अंग्रेजों की किसी बात का विरोध नहीं करता था। इस तरह अवध पर अप्रत्यक्ष रूप से इनविजिबल जो शासन है वो किसका हो गया? दिखाई तो देता था गद्दी पर बैठा हुआ सादत अली, लेकिन एक्चुअल में शासन किसका आ गया? अंग्रेजों का शासन जो है वो अवध पर आ गया। तो आपको तीनों कैरेक्टर समझ में आ गए, आसिफउद्दौला, उसका भाई सादत अली और बेटा वजीर अली। बेटा इनहेरिटेड राजा बना, ठीक है, उसने राजगद्दी इनहेरिट की, लेकिन उसको हटा दिया गया अंग्रेजों द्वारा और वापस जो आसिफउद्दौला का भाई था सादत अली उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। फायदे मैंने आपको अभी समझाए हैं, ठीक है। अब वजीर अली का क्या किया उन्होंने? वजीर अली को पद से हटाने के बाद उन्होंने बनारस भेज दिया, 3 लाख रुपया सालाना आपको वजीफा दिया जाएगा, ऐसा तय कर दिया। अब कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। उसने उसके सामने पेश होने को अपना अपमान समझा और पेश होने से साफ मना कर दिया। वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं की, उसको कलकत्ता बुलाया, नहीं गया। कहाँ रहता था वो, कहाँ भेज दिया गया था वजीर अली को? बनारस में ही जो वकील था उससे वो मिलने चला गया। कंपनी का जो वकील था, कोई उसकी शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला कह दिया उस वकील ने। वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। ये हत्या शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। तो मतलब बहुत बहादुर था, बहुत जांबाज योद्धा था वजीर अली, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मार तो दिया कंपनी के वकील को, फिर उसने अपने सैनिकों के साथ
वो जो वजीर अली था आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहां के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और उसकी योजना क्या थी कि वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। अभी अफगानी बीच में कहां से आए? ये सब नीति थी जो वजीर अली के दिमाग में बन रही थी अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए। उसने क्या किया, जो अफगानिस्तान के बादशाह है ना शाह जमा, उसको हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। उसकी नीति के चलते अंग्रेज इस दो तरफा हमले से घबरा जाएंगे, ठीक है ना। एक तरफ से वो है, एक तरफ से अफगानिस्तान वाला बादशाह आ गया और आसानी से वो अपने पद पर कब्जा कर लेगा। ये सभी योजनाएं उसे एक नीति कुशल योद्धा सिद्ध करती हैं। तो वो सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर ले और इसके पश्चात वह धीरे धीरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी शासन से बिल्कुल मुक्त कर दे, ऐसी उसकी नीति थी, ठीक है। तो अब वो जंगलों में छिपा हुआ है, नेपाल जाने की ताक में बैठा है, अफगान हमले का वो इंतजार कर रहा है। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं इस समय? अंग्रेज कर्नल अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों में खेमा लगाए वजीर अली की तलाश कर रहा था, किंतु वजीर अली अपने कुछ साथियों के साथ कई महीनों तक उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। अनेक प्रयासों के बाद भी उनके हाथ नहीं आया। उसकी ये जाबाजी देखकर कर्नल कहे बिना रह नहीं पाया। मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम, ये जो था ना मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि ये मुहावरा किसने और क्यों यूज किया, ठीक है, क्यों प्रयोग किया, कहाँ प्रयोग किया। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्योंकि वजीर अली जो है उनकी आंखों में बहुत महीनों से धूल झोंक रहा था। एक तरफ कर्नल की पूरी सेना थी, उसके पास तो कुछ चंद योद्धा ही थे, फिर भी वो उनके हाथ नहीं आ रहा था। तो उसकी जाबाजी देखकर कर्नल ने ये बात कही कि मुट्ठी भर आदमी और यह दमखम। तो अब बहुत बार धूल झोंक दिया आंखों में। एक दिन क्या हुआ कि कर्नल जो है वो अपनी खेमे में बैठा था, बाकी सब लोग भी बातचीत कर रहे थे वहां खेमे में। सूचना मिली कि एक सवार घोड़े पर उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने देखा कि बहुत धूल उड़ रही है, मानो एक घोड़ा नहीं पूरी फौज उनकी तरफ आ रही हो। पर जब ध्यान से देखा तो लगा कि केवल एक ही सवार है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए उनके खेमे में दाखिल हुआ। बहुत ही दिलेर और आत्मविश्वासी था। उसने बेखौफ कर्नल से अकेले में बात करने का प्रस्ताव रखा। उसका हौसला कमजोर करने के लिए वजीर अली की बहादुरी की बात की। तो मतलब उसने प्रिटेंड किया कि भाई जो वजीर अली है वो बहुत बहादुर है, ये है वो है, जबकि वो वास्तव में ही खुद ही वजीर अली था, जिसने इस तरह अचानक अंग्रेजी खेमे में आकर एक बार फिर अंग्रेजों को चकमा दे दिया। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा कि उसे कर्नल के ऐसा कहा क्यों कहा कि वो बहुत बहादुर है, उसको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसे कर्नल के खेमे में कोई भी पहचान नहीं पाया था। तो उसने उसकी बहादुरी की बात की कि वो तो इतना बहादुर है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसी बातें वो वजीर अली के बारे में वो सवार बोलने लगा बाकियों को। और उसने कहा कि मुझे कर्नल से बात करनी है। और कर्नल ने क्या किया, इन द मीन टाइम लेफ्टिनेंट को सवार पर नजर रखने के लिए कहा, ताकि ये देख सके कि सवार किस तरफ जा रहा है और उसकी गतिविधियों की जांच हो सके। अब वो सवार कहाँ जाएगा? सवार तो आपके खेमे में ही आ रहा था ना। वो जो स्वयं वजीर अली था उसने अपनी जाबाजी और सूझबूझ से उसके खेमे में घुसकर कारतूस हासिल किए। अर्थात कर्नल और उसकी फौज से बिना डरे वजीर अली ने कर्नल को उसकी औकात दिखाने के लिए उसी के कारतूस हासिल कर लिए। अब ये उसने कैसे किया? मतलब खेमे में आया एक सवार बनके, बोला कुछ और कहा, प्रस्ताव रखा कि मैं कर्नल से बात करना चाहता हूँ। बात की और उससे उसी के कारतूस हासिल कर लिए। पर पता तो चले बात क्या की। वजीर अली ने बड़ी बुद्धिमानी से बात करते हुए कर्नल को ये यकीन दिला दिया कि वह वजीर अली का दुश्मन है और वह भी वजीर अली को मारना चाहता है। इस काम को करने के लिए सवार ने कर्नल से कारतूस लेने की इच्छा प्रकट की। सवार को वजीर अली का दुश्मन समझकर कर्नल ने 10 कारतूस दे दिए। इस तरह वजीर अली ने अपने साहस और चतुराई से कर्नल को मात दे दी, कि उसको अपनी बातों में ऐसे उलझाया। और आप उसकी दिलेरी देखिए कि जो लोग उसको पकड़ने के लिए कितने समय से कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के खेमे में घुस गया, ठीक है। तो वहां जाकर अपने आप को दुश्मन बताया वजीर अली का, उसको मारने की इच्छा प्रकट की। कर्नल उसकी बातों में आ गया और उससे 10 कारतूस उसने ले लिए। अब क्या हुआ
सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह जंगल में लश्कर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए था, वही वजीर अली ऐसा वेश बदल कर आया कि कर्नल को उसके किसी भी हाव भाव से पता नहीं चला कि वह वजीर अली है। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी ही होशियारी से अपना परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया और कर्नल बेचारा घोड़ों की टापों का शोर ही सुनता रह गया। समझे? जाते जाते उसने अपना नाम भी बताया और कहा कि वो ही वजीर अली है। मतलब उसने वो सस्पेंस अपना जाते जाते खोला और इस वजह से वो जो कर्नल है वो हक्का बक्का रह गया। ठीक है, तो अब इस कहानी से हमें क्या पता चलता है वजीर अली के बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि क्या गुणों के बारे में हमें पता चलता है। तो इसमें 4 बातें तो बहुत जरूरी हैं कि वो अत्यंत साहसी था, वीर था, महत्वाकांक्षी था, स्वाभिमानी शासक था। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर 2 मार्कर आता है फिर तो आप छोटा मोटा लिख सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आता है तो आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि साहसी या जांबाज योद्धा था वो, तो उसके लिए आपने इंसिडेंट एक्सप्लेन कर देना है कि उसी के जो कमरे में उसके खेमे में घुसकर उसी से वो कारतूस ले आया। वो बहुत वीर था, ठीक है ना, कि भाई सत्ता छीनने के बाद भी वो अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध रहता है। महत्वाकांक्षी है, अवध का शासक बनना चाहता है। स्वाभिमानी है, क्योंकि कंपनी के वकील ने जब अपमानजनक बातों को कहा तो वो सह नहीं पाया और उसने हत्या कर दी। देशभक्त था, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के प्रयास में जुटा था, उसे अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। ठीक है, तो नीति निपुण भी आप उसको कह सकते हो। अगर आपके पास और लंबा लिखने का मन हो तो जगह हो तो आप नीति निपुण भी कह सकते हो कि उसने देखो कितनी बढ़िया नीति बनाई कि हम 2 तरफ से अंग्रेजों पर हमला करेंगे और जीत हासिल करेंगे और अवध का जो शासन है वो वापस अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी एकदम मस्त वाली कि कैसे अंग्रेजों को वजीर अली ने चकमा दिया। ठीक है, तो अब ये चैप्टर में मुझे बताओ, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी में डरने वाली बात क्या थी? कोई बात ही नहीं थी। इतनी बढ़िया कहानी। मुझे तो वजीर अली के अफसाने को सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती है। मुझे भी आती है, क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हफ्ते हो गए फिर भी वजीर अली भूत की तरह ही हाथ ही नहीं लगता था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर कभी किसी के हाथ नहीं लगता था। क्या मस्त कहानी थी। तो देखो इतनी बढ़िया कहानी है और आपको भी इससे प्रेरित होना चाहिए। प्रेरणा यही देती है कि अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, कि अगर हमने हार नहीं मानी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी विपरीत जो स्थितियां हैं उन्हें अपने पक्ष में हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे कुछ? तो चलिए, अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो और ये जो इतना मुश्किल सा चैप्टर आपको लग रहा था वो मैंने इजी बना दिया हो, तो एक कमेंट लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो अब देखिए, सारे चैप्टर्स के मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं। एक एक करके सबको रिवाइज करना शुरू करो। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कर दो। और इनफैक्ट आप तो 10th पास करके जा रहे हो, जाते जाते अपने जूनियर्स को भी परीक्षा दोस्त को इंट्रोड्यूस करके जाओ, तभी तो ये दोस्ती का दायरा आगे बढ़ेगा। इतना काम बनता है मेरे लिए। करोगे ना? प्रॉमिस? थैंक यू सो मच। चलो तैयारी करते रहो, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है।